नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका इस बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और उनका एप्लीकेशन। देखिए, अगर आप आईआईटी जेईई या नीट जैसी एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हॉल में आपका टाइम होगा। आपको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आपको लंबे लंबे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप टाइम अगर बचा पा रहे हैं तो आप एकदम परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करूंगा। और आप अगर काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ चुके हैं, होपफुली सबने पढ़ लिया होगा, तो काइनेमेटिक्स चैप्टर के जो एक बड़ा पोर्शन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, है ना, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो किस तरीके से हम कुछ रिजल्ट का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, वही देखेंगे। और मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए हैं वो वेरियस मॉड्यूल से लिए हैं, कुछ एलिन से, कुछ आकाश से, है ना, कुछ और XYZ प्लेसेस से। और हम उन क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे हम उनको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया नहीं करते, सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और उनका एप्लीकेशन। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, व्हेन एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू यू, है ना, अपोजिट टू यू। और यहां पर जितने भी डिस्कशन हम करेंगे वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो जैसा कि आपने पढ़ा स्क्रीन पर कि इनिशियल वेलोसिटी u के अपोजिट कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, u के अपोजिट कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले आप सब सोच पाएंगे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी, अगर किसी पार्टिकल को हम इनिशियल वेलोसिटी दे दें और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब कांस्टेंट फोर्स है, तो फोर्स जब लगेगा तो इनिशियल वेलोसिटी अगर इधर है और आपने ऐसा फोर्स लगाया तो आप ऑब्वियसली सोच पाएंगे कि आगे चल करके पार्टिकल थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लगाने से यहां जाएगा तो स्लो हो जाएगा, और थोड़ा आगे जाएगा तो और स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे जाएगा तो और स्लो हो जाएगा, और आखिरी में एक मोमेंट पे जाकर के वो ठहर जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन लगा हुआ है, मतलब फोर्स लगा हुआ है, तो उस रेस्ट वाली बॉडी को वापस खींच करके रिवर्स डायरेक्शन में लाना शुरू करेगा। तो फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और वो इनिशियल पॉइंट जहां से उसको रिलीज किया गया था उस पॉइंट से भी होकर के गुजरेगा। तो इस इंपॉर्टेंट केस के कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, इससे कि आपके टाइम बचे। देखिए, सबसे पहला तो आपको उसको इसमें ये सोचना है कि जो फॉरवर्ड जर्नी है और रिवर्स जर्नी है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। मतलब जैसा जाते टाइम हुआ होगा ना, एग्जैक्टली वैसा ही आते टाइम होगा। मतलब यहां से यहां जाने में जो टाइम लगेगा वही यहां से यहां आने में टाइम लगेगा। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों होगा? ये इसीलिए होगा क्योंकि जाते टाइम जिस रेट से हमने, है ना, स्पीड को घटाया है, आते टाइम मतलब v से u से 0 किया है, वैसा ही आते टाइम उसी रेट से स्पीड को बढ़ाया होगा। तो जिस रेट से स्पीड घटी है उसी रेट से स्पीड बढ़ी, तो जाने के दौरान जो हुआ एग्जैक्टली आने के दौरान भी वही होगा। तो आप स्क्रीन पे देखिए, आप देख पाएंगे कि अगर इसके पास में कुछ इनिशियल स्पीड है तो आगे चल करके स्पीड कम हो गई, आगे और कम हो गई और कम हो गई और कम हो गई, और यहां पर रुक गई। तो हमें यहां देखना होता है कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। तो किसी पार्टिकल को अगर हम बात करें यहां से यहां, मतलब राइट एक्सट्रीम में, बिकॉज यहां से अगर हमने थ्रो करा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और आप अभी डिस्कशन में आपने सुना कि जाकर के रुक जाएगी, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम होगा u/a। कुछ नहीं करना है, इस इनिशियल स्पीड को भाग लगाना है प्यार से a से, u को a से भाग लगा दीजिए। अब आप सोचेंगे सर ये तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाएगा, v को 0 रख दो। बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप हर बार इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे। आप जितना ज्यादा टाइम बचा पाए उतना आपके लिए अच्छा है। और ये बार बार जब फ्रीक्वेंटली ये सिचुएशन हमारे सामने आने वाली है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखें, और आगे चल करके जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि यार अगर हम इस तरीके से सोचते तो हम अपना, है ना, कम से कम 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, इवन 1 मिनट तक भी हम बचा सकते, कई बार तो 2-3 मिनट भी बचा सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, अगर इनिशियल स्पीड u है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर a है, तो u/a उसको एक्सट्रीम में जाने का टाइम है, मतलब इनिशियल से राइट एक्सट्रीम जाने का टाइम होगा u/a, और राइट एक्सट्रीम से वापस आने का टाइम वही होगा u/a जो जाने में हुआ। तो जाने का टाइम u/a, वापस आने का टाइम u/a। अगर किसी ने कहा कि जा करके वापस आने का टाइम, तो आंसर होगा 2u/a। अब इसमें एक और रिजल्ट होता है कि इनिशियल से राइट एक्सट्रीम जाने में वो जब गया तो कितना मैक्सिमम गया, तो उसका उत्तर भी होता है u²/2a। u²/2a, इसको आप थर्ड इक्वेशन से ला सकते हो, लेकिन मेरी फिर से आपसे गुजारिश है इसको ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिएगा, ये बहुत काम में आने वाला है। u²/2a, जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा, यानी वीडियो आप आगे बढ़ेंगे, आप बोलेंगे सर आप सच बोल रहे थे, ये रिजल्ट याद रखने से हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, और क्वेश्चन मैंने ऐसे वैसे जगहों से नहीं लिया है, उन्हीं ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया है जो आपकी नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और वही जगह से लिया है। तो u²/2a। तो देखिए रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, इन रिजल्ट्स को आप एक बार पढ़ लीजिए जल्दी से। टाइम टेकन टू रीच राइट एक्सट्रीम फ्रॉम इनिशियल पॉइंट इज u/a। टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पॉइंट फ्रॉम राइट एक्सट्रीम पॉइंट इज u/a, मतलब इनिशियल पॉइंट पहुंचना है राइट एक्सट्रीम पॉइंट से, तो u/a। टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम इनिशियल टू
एक्सट्रीम एंड देन बैक टू इनिशियल पॉइंट इज u by a, और आप यहां पे देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ u इज u स्क्वायर by 2a। ओके, अब इसका मैं पहला एप्लीकेशन आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। आप सबको पता है कि जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी पार्टिकल को हम ऊपर थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होता है जो ग्रेविटी के कारण से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं g, जिसकी वैल्यू कितनी रहती है 10। तो यहां से अगर आपने थ्रो करा तो ऊपर जाके स्लो होता है, ऊपर जाके और स्लो होता है और स्लो होता है और हाईएस्ट हाइट पे पहुंच करके एक मोमेंट के लिए रुक जाता है और रुक करके फिर वापस वैसे ही लौटता है जैसे गया था। तो हाईएस्ट हाइट पे पहुंचने का टाइम आप 1 सेकंड में उत्तर करेंगे u by g। तो जाने का टाइम u by g, आने का टाइम u by g, टोटल टाइम 2u by g। और मैक्सिमम हाइट अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, u स्क्वायर by 2g। स्पीड स्क्वायर को भाग लगाएंगे 2g से, g यहां पर एक्सेलरेशन है, ठीक है। और जैसे एक कुछ वैल्यू से सोच के देखो, किसी ने कहा कि यार मैंने किसी पार्टिकल को ऊपर थ्रो करा 50 मीटर पर सेकंड से, तो u 50 हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 10, तो 5 सेकंड जाने में 5 सेकंड आने में 10 सेकंड की जर्नी। कितनी आसानी से आपने उत्तर कर दिया। और कितनी मैक्सिमम हाइट गया कैसे निकालोगे, 50 का स्क्वायर अपॉन 2 into 10 जो आएगा उसका आपका उत्तर होगा, ठीक है। जैसे आपने किसी पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका तो 3 सेकंड लगेगा जाने के लिए, 3 सेकंड लगेगा आने के लिए, तो टोटल 6 सेकंड की जर्नी हो गई, राइट। अगर किसी को आपने 70 मीटर पर सेकंड से फेंका तो 7 सेकंड जाने के लिए, 7 सेकंड आने के लिए, है ना, 14 सेकंड की जर्नी हो गई। जैसे आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन था, है ना, एलएन के मॉड्यूल में था ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर। तो आपको पता है आपने 100 मीटर पर सेकंड से फेंका तो 100/10 करेंगे, तो 100/10 करेंगे तो 10 सेकंड जाने को, 10 सेकंड आने को, तो कितना लगेगा टाइम बताइए। इसको लगेगा 20 सेकंड, तो 20 सेकंड इसका उत्तर है, 20 सेकंड इसका उत्तर है। 10 सेकंड जाने को, 10 सेकंड आने को, 20 सेकंड उत्तर हो गया, आंसर आप आगे बढ़ गए, है ना। और इसी का दूसरा एप्लीकेशन होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग टाइम। ये आप एक बार देखिए क्या होता है प्यारे बच्चों, जब, है ना, क्या होता है कि जब हम इनिशियल स्पीड के अपोजिट कांस्टेंट एक्सेलरेशन करते हैं तो ये जाकर के रुक जाता है। तो जितने डिस्टेंस में जाकर के रुका उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, वहां पे रुक गया। या जितने टाइम में जाकर के रुकता है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग टाइम। और दोनों का रिजल्ट आपके साथ में अभी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो जैसे आपने यहां से देखोगे कि ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है स्टॉपिंग डिस्टेंस है, और यहां से यहां जाकर के रुकने में जो टाइम लगेगा वो स्टॉपिंग टाइम है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला u स्क्वायर बाई 2a, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आसानी से आ जाएगा, और स्टॉपिंग टाइम है u बाई a, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आसानी से आ जाएगा। मैं यहां पर जो बताना चाहता हूं ये है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस u स्क्वायर बाई 2a है। तो अगर मैं u को डबल करूंगा ना, u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अगर मैं u को डबल करूंगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा u स्क्वायर। अगर मैं u को 3 टाइम्स करूंगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा, u का स्क्वायर है, u को 3 टाइम्स करेंगे तो उसका स्क्वायर। अगर मैं u को 4 टाइम्स करूंगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन, मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और स्टॉपिंग टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल टू u है। तो अगर मैं u को डबल करूंगा तो स्टॉपिंग टाइम डबल हो जाएगा। अगर मैं u को 3 टाइम्स करूंगा तो स्टॉपिंग टाइम 3 टाइम्स होगा, अगर रिटार्डेशन हमने कांस्टेंट बनाए रखा है तो। लेकिन अगर मान लीजिए हमने u को चेंज नहीं किया, a को चेंज किया, तो आप देख पा रहे होंगे रिजल्ट में प्यारे बच्चों कि यहाँ पे x मैक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/a है, और वैसे ही t भी प्रोपोर्शनल टू 1/a है। तो अगर आप a को डबल करोगे तो x मैक्स हाफ हो जाएगा, a को ट्रिपल करोगे तो x मैक्स 1/3 हो जाएगा, अगर आप a को 4 टाइम्स करोगे तो x मैक्स 1/4 टाइम्स होगा। और उसी तरीके से टाइम भी 1/a के प्रोपोर्शनल है। जैसा x मैक्स में बदलाव हो रहा था वैसे ही t में बदलाव होगा, अगर आप u को फिक्स रख करके a में बदलाव करते हो। और दोनों में बदलाव करते हो तो फिर आपको दोनों का कंसीडर करना पड़ेगा। तो इन्हीं कुछ रिजल्ट को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है, आप स्क्रीन पे आराम से इसको पढ़ लीजिए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से। जैसे u को डबल किया, a सेम है तो x मैक्स 4 गुना हो गया लेकिन टाइम डबल रहा। u को 3 गुना किया, a सेम रहा तो x मैक्स 9 टाइम्स हो गया बिकॉज स्क्वायर हो गया और टाइम 3 टाइम्स हुआ। u को अगर मैं n टाइम्स कर रहा हूं और a सेम है तो आप देखेंगे कि x मैक्स की वैल्यू n स्क्वायर टाइम्स हो गई और टाइम n टाइम्स हो गया। यहां पर इस पूरे डिस्कशन में हमने u के साथ में खेला है ना, u के साथ में खेला है, a को सेम रखा है। मैंने इस पूरे डिस्कशन में a के साथ में खेला, u को सेम रखा है। तो अगर मैं a को हाफ करूंगा, ये a को डबल करूंगा तो x मैक्स हाफ हो गया, t हाफ हो गया। a को ट्रिपल किया तो x मैक्स 1/3 हो गया, टाइम स्टॉपिंग टाइम भी 1/3 हो गया। अगर मैंने a को n टाइम्स किया तो ये 1/n टाइम्स हो गया। और लास्ट में मैंने दोनों को चेंज किया है। तो अगर मैंने u को डबल किया और a को डबल किया तो आप देखेंगे कि इसको डबल करेंगे तो यहाँ पे 4 टाइम्स आ जाएगा, a को डबल करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स रहेगा, तो भाग लगाएंगे तो यहाँ पे x मैक्स की वैल्यू डबल हो गई। लेकिन आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर इसको u को डबल कर रहे हो और a को भी डबल कर रहे हो तो 2 कैंसिल हो जाएगा और स्टॉपिंग टाइम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे u को आपने 3 टाइम्स किया, a को डबल किया, तो u को 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 टाइम्स, और ये है डबल तो यहाँ पे 2, तो 9/2 क्या हो जाएगा 9/2। लेकिन यहाँ पे देखोगे स्टॉपिंग टाइम में तो ये है 3 टाइम्स, ये है 2 टाइम्स, तो 3/2 हो जाएगा।
है ना। और उसी तरीके से अगर अपन u को n टाइम्स कर दें और a को m टाइम्स कर दें, तो यहां पर u को अगर मैंने n टाइम्स किया तो ये बन जाएगा n स्क्वायर और m की वैल्यू क्या बन जाएगी बताइए, यहां पे ध्यान से देखना, ये n स्क्वायर अपॉन m, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर बाई m। और उसी तरीके से यहां पर आएगा n बाई m, बिकॉज आपने u को n टाइम्स किया और a को m टाइम्स किया। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, डिस्कशन था। आप ये देखिए कैसे क्वेश्चन हो रहा है। तो आपके सामने प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। A car moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड, इसका u 10 मीटर पर सेकंड है, स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, मतलब कांस्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, जिसके कारण से 20 मीटर में रुक जाती है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 20 मीटर है। अगर वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड के बजाय 30 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए, मतलब 3 टाइम्स कर दिया जाए, 3 टाइम्स, u को हम क्या कर रहे हैं 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा बताना है। तो अगर आप u को 3 टाइम्स कर रहे हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा। तो 10 मीटर सॉरी 20 मीटर जो है 20 मीटर है ना, उसका 9 टाइम्स मतलब 180 मीटर। तो देखिए इतने फास्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करें। दूसरा क्वेश्चन है, अ कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग अ ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर में इसको स्टॉप करा जा सकता है। सेम कार लेकिन स्पीड डबल कर दी गई, 80 किलोमीटर पर आवर कर दी गई, स्पीड डबल कर दी गई, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अगर हमने इसको डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया और वही ब्रेक लग रहा है, वही रिटार्डेशन हो रहा है, तो आप देखेंगे कि स्पीड को डबल करने से स्टॉपिंग डिस्टेंस डबल का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाता है। तो पहले अगर 2 मीटर में रुक रहा था तो उसका 4 गुना मतलब 8 मीटर में रुकेगा। इस तरीके से आपको फास्ट करना है। मैंने कोई इक्वेशन कोई फास्ट जस्ट उस फैक्ट को यूज कर रहा हूं, मैंने कोई इक्वेशन नहीं ली। 30 क्वेश्चन से आंसर आ जाता है, पहले मैं रिटार्डेशन निकालूं, ये सब करूं, उतना टाइम नहीं है, हम बहुत फास्ट करना चाहते हैं क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन देखिए, अ बुलेट लूजेस हाफ द स्पीड व्हाइल पेनिट्रेटिंग अ वॉल 9 सेंटीमीटर, हाउ मच फर्दर बुलेट विल पेनिट्रेट बिफोर स्टॉपिंग। और एज्यूम क्या करना है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले एक वॉल बना देते हैं, ये मैंने फ्रंट का हिस्सा बनाया और ये बाहर वाला हिस्सा है जहां से निकलेगी बुलेट। यहां पे पहले बच्चों एक बुलेट एंटर करती है और जब ये 9 सेंटीमीटर चली जाती है अंदर, है ना, कितनी चली जाती है 9 सेंटीमीटर, तो इसकी स्पीड आधी हो जाती है। तो यहां अगर स्पीड u है तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी u/2, और ये जब अंदर जाती है तो कितने डिस्टेंस जाती है 9 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हाउ मच फर्दर जाएगी बिफोर स्टॉपिंग। तो मान लीजिए ये बुलेट यहाँ पे जाकर के स्टॉप हो जा रही है, यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जा रही है, तो वो कितने डिस्टेंस और जा रही है, तो ये डिस्टेंस हमें x निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे चुटकियों में करेंगे। हमें पता है कि कांस्टेंट रिटार्डेशन है, क्वेश्चन में लिखा है कांस्टेंट रिटार्डेशन, तो पूरे टाइम कांस्टेंट रिटार्डेशन है। तो अगर यहाँ की स्पीड u/2 है और वो x डिस्टेंस में जाकर के रुक रहा है, तो इससे डबल ये वाली स्पीड है, ये वाली स्पीड उससे डबल है, तो डबल है मतलब वो इससे 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस जाके रुका होगा। तो जब यहां से काउंटिंग शुरू करोगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4x, तो ये है 4x और ये है x, तो 4x में से x घटाएंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा और ये कितना होगा 3x, और 3x जो है वो 9 है, तो मैं लिख सकता हूं कि 3x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग आते हैं पॉसिबल टाइप ऑफ पाथ ऑफ अ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो आप इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डिस्कशन को देखिए, क्या होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाइज भी और कांस्टेंट डायरेक्शन वाइज भी एकदम कांस्टेंट है, वेक्टोरियली कांस्टेंट है। तो यहां पर पार्टिकल का कैसा पाथ हो सकता है, तो अधिकतर बच्चों को ऐसा लगता है ना, और बहुत सारे टीचर्स भी यूजुअली इस कंसेप्ट को नहीं बताते हैं बच्चों को। तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यार एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, जो कि सरासर गलत है ना। आप ध्यान से देखना, यहां पे 2 आंसर्स हो सकते हैं, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है, पार्टिकल पैराबोला में भी जाता है। तो कब पैराबोला में जाता है, कब स्ट्रेट लाइन में जाता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से समझना, अगर पार्टिकल के पास में इनिशियल वेलोसिटी, ये किस बात पर निर्भर करेगा पता है आपको, इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टिकल को हमने रेस्ट से छोड़ा या कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करी हुई है, और इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड भी करिए तो किस एंगल पे करिए उस पर निर्भर करता है। तो जैसे आप खुद सोचिए, किसी पार्टिकल को अगर हम रेस्ट से छोड़ें और कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी एक्वायर करेगा और उधर ही स्ट्रेट चला जाएगा। तो पार्टिकल को अगर हम रेस्ट से छोड़ें तो कैसा जाएगा स्ट्रेट में। और इसको समझने के लिए आपको मैं बोलूंगा, इमेजिन कीजिए कि आप किसी टावर पर चढ़े हैं, छत पर चढ़े हैं, और आपके हाथ में एक छोटा सा मार्बल या कोई पत्थर या कुछ भी है, और आपने उस पार्टिकल को रिलीज कर दिया। रिलीज मतलब रेस्ट से छोड़ रहे हो, तो वो कैसे जाता है, वो एक्सेलरेशन जी की डायरेक्शन में वर्टिकली नीचे स्ट्रेट चला जाता है, राइट। अगर आपने रेस्ट से छोड़ा तो अगर पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा जाए तो वो स्ट्रेट चला जाता है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर किसी पार्टिकल को हम इनिशियल वेलोसिटी दें तो क्या हो, तो फिर से आप छत पे चढ़िए, यहां पर मैं फिर से बोलूंगा, अगर पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम पार्टिकल के पास में कुछ इनिशियल वेलोसिटी मतलब उसको हम थ्रो करें कांस्टेंट एक्सेलरेशन फील्ड में, तो
यहां पर अगर हमारी इनिशियल स्पीड की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर अगर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो या तो 180 डिग्री हो, पार्टिकल अभी भी स्ट्रेट लाइन में चलेगा। जैसे आप फिर से उसी छत पर हैं, फिर से उसी पत्थर के साथ में हैं और आप उस पत्थर को वर्टिकली नीचे डायरेक्शन में थ्रो कर दीजिए, वर्टिकली नीचे डायरेक्शन में थ्रो कर दीजिए, एकदम वर्टिकली नीचे, तो आपका जो यू का डायरेक्शन है और ए का डायरेक्शन है सेम है और पार्टिकल सीधे नीचे चला जाएगा। नीचे आपका खड़ा दोस्त उसको कैच भी कर सकता है या देख सकता है कि नीचे आया, या दूसरा आप उसको नीचे फेंकने के बजाय ऊपर फेंक दो, वर्टिकली अपवर्ड फेंक दो, तो जी है नीचे, एक्सेलरेशन है नीचे और आपका यू है ऊपर, तो एंगल 180 डिग्री का हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो पार्टिकल सीधे ऊपर जाएगा, ये साइड पे जाएगा, रुकेगा और फिर वर्टिकली नीचे जाएगा, तो वो स्ट्रेट लाइन में ही रहा। लेकिन यहां पर अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को किसी एंगल पर फेंक दें, यानी किसी एंगल पर फेंक दें, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ में चला जाएगा। एक्सेलरेशन वर्टिकली नीचे है, कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, और इनिशियल वेलोसिटी ना तो पैरेलल है ना तो एंटी पैरेलल है, तो यहां पर पैराबोला हो जाएगा। तो उसी रिजल्ट को मैंने यहां पर लिखा, पर आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर u0 है तो पाथ स्ट्रेट लाइन में जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उस डायरेक्शन में स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है, यहां पे भी मैंने डायग्राम बनाया है, इस पार्टिकल को टॉवर से छोड़ा जाए तो ये नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेट चला जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर, अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो अगर एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर 0 या 180 डिग्री का है तो पाथ उसका स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा। और अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 180 का है तो ये वापस जाके रुकेगा और फिर वापस इसी लाइन में आ जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। ठीक है, लेकिन और यहां पर मैंने डायग्राम भी बनाया है, जैसे किसी छत से किसी पार्टिकल को हम अगर नीचे की तरफ फेंक दें तो ये सीधे नीचे चला गया, ऊपर फेंक दें तो ऊपर जाके रुक करके फिर वर्टिकली नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों हम किसी एंगल पर फेंके जो कि 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं है, तो पार्टिकल कैसा चलता है, पैराबोलिक पाथ में चलता है, तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा होगा, पैराबोलिक। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कुछ एंगल है, तो ये देखिए पैराबोलिक पाथ में चला गया। किसी टावर में चढ़ करके हम सेम चीज करें तो फिर से पैराबोलिक पाथ में चला जाएगा। 90 डिग्री पे फेंके तब भी पैराबोलिक पाथ में चला जाएगा, एक्यूट एंगल पे फेंके फिर भी पैराबोलिक पाथ में चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका पाथ स्ट्रेट लाइन और पैराबोला दोनों हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप उसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो और किस एंगल पे फेंक रहे हो, या रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हो या 0 या 180 डिग्री एंगल पे ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं तीसरे रिजल्ट की तरफ में, जहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और यहाँ पे रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम से बहुत बार प्रीवियस PYQ एग्जाम में, मतलब पहले एग्जाम से पूछा जा चुका है और आने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन भी सीखिए। यहां पर क्या करें बच्चों, कोई पार्टिकल अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से छोड़ा जा रहा है, और उसकी एक्सेलरेशन कैसी है, कांस्टेंट। ठीक है, तो थोड़ा चीजों को समझना, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसको रेस्ट से छोड़ रहे हैं, तो डिस्टेंस के रेशियो वाले प्रॉब्लम्स, तो उसको दो कैटेगरी में बांट लो, डिस्टेंस का रेशियो। तो एक क्वेश्चन होता है कि 0 से t सेकेंड, 0 से 2t सेकेंड, 0 से 3t सेकेंड, 0 से 4t सेकेंड, मतलब कितना कितना डिस्टेंस चला होगा उसका रेशियो बताओ। तो उसका उत्तर होता है 1:4:9:16:25। बहुत सिंपल आ जाता है। सर कैसे आया, 0 से t सेकेंड कितना चला होगा, हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर, u0 है ना, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ AT स्क्वायर। फिर बोलोगे 0 से 2t सेकेंड में कितना चला, तो 0 सेकंड से 2t, अभी मैं t वाला हो गया, t वाले में कितना चला, हाफ AT स्क्वायर। अब 0 से 2t में कितना चला, तो हाफ a 2t का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर, हाफ a 2t का स्क्वायर, तो 2t का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4, है ना, 4 टाइम्स हाफ AT स्क्वायर। तो पहले अगर वो x चला था स्टार्टिंग के t सेकंड में, तो अगले 2t सेकंड में वो 4x चलेगा। अब बोलोगे अगले स्टार्टिंग के 3 सेकंड में कितना चलेगा, 3t में कितना चलेगा, मतलब शुरू के t सेकंड में x चला, शुरू के 2t सेकंड में 4x चला, तो शुरू के 3t सेकंड में कितना चलेगा, तो हाफ a 3t का स्क्वायर करेंगे, तो 3t का स्क्वायर करेंगे मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, तो वो 9x चलेगा। फिर हाफ a 4t स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आप देख रहे हैं वही है, 0 से t में अगर वो x चला तो 0 से 2t में 4x चलेगा, 0 से 3t में 9x चलेगा, 0 से 4t में 16x चलेगा, 0 से 5t में 25x चलेगा, और उसी का रेशियो है x1/x2 x, है ना, ये रेशियो देखेंगे 1:4:9:16:25। तो ये तो हो गया एक। दूसरा क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सक्सेसिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो शुरू के t सेकंड में कितना चला, फिर अगले t सेकंड में कितना चला, फिर अगले t सेकंड में कितना चला, फिर अगले t सेकंड में कितना चला। तो उसका उत्तर होता है 1:3:5:7:9:11:13, मतलब ऑड नंबर के रेशियो में आ जाता है, और वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए भाई 0 से t अगर वो x चला तो t से 2t वो 3x चलेगा ना, क्यों, क्योंकि पहले x चला था t सेकंड तक, और अभी हमने देखा था कि यहां से यहां तक वो 4x चल रहा है। कितना चल रहा है, 4x। अगर वो यहाँ x चल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक कितना चल रहा है, 4x। तो ये यहाँ से यहाँ तक का तो t सेकंड हुआ, t सेकंड।
तो यहां से यहां तक नेक्स्ट टी सेकंड माना जाएगा। तो 4x में से अगर मैं x को हटाऊं तो ये कितना आएगा, 3x आएगा। तो नेक्स्ट टी सेकंड में 3x चलेगा। वैसे ही नेक्स्ट टी सेकंड बोलोगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना नेक्स्ट टी सेकंड, बिकॉज यहां से यहां तक तो 2t हो गया था, ये 2t था और ये 3t है। तो नेक्स्ट t मतलब यहां से यहां तक, तो कैसे आएगा, 9x में से इस 4x को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। वैसे ही नेक्स्ट टी सेकंड में यहां से यहां तक वाला जो डिस्टेंस है तो ये है 16x और उसमें से 9x घटाएंगे तो 7x आ जाएगा। और वैसे ही आप इस 25x में से 16x घटाएंगे तो आपका 9x आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 0 से t सेकंड में अगर वो x चलता है तो t से 2t मतलब नेक्स्ट टी सेकंड में 3x चलेगा, 2t से 3t मतलब नेक्स्ट टी सेकंड में 5x चलेगा, 3t से 4t सेकंड मतलब नेक्स्ट टी सेकंड में 7x चलेगा और 4t से 5t में फिर नेक्स्ट टी सेकंड में 9x चलेगा। तो ये रेशियो होता है 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन। ठीक है, बट यहां पे मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को आंसर करें कि why are distance traveled in increasing order despite being traveling for equal time interval, है ना। ये आप अपने आप को आंसर करिए कि अगर हम शुरू के टी सेकंड में और फिर अगले टी सेकंड में फिर अगले टी सेकंड की बात करें तो बराबर बराबर टाइम है, यहां से यहां तक का भी टी टाइम है, यहां से यहां तक का भी टी टाइम है, यहां से यहां तक का भी टी टाइम है, तो डिस्टेंस इक्वल क्यों नहीं आ रहे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों आ रहे हैं। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा। इसका उत्तर बहुत ही सिंपल एंड सोबर है। अगर मैं स्टार्टिंग रेस्ट से करूं तो शुरू के टी सेकंड में पार्टिकल, शुरू के टी सेकंड में पार्टिकल स्लो रहा होगा, स्पीड बढ़ रही है ना, बाद में और फास्ट होगा, बाद में और फास्ट होगा, बाद में और फास्ट होगा। तो शुरू के टी सेकंड में जो ट्रेवल हुआ है, स्लो हुआ है, तो कम चलेगा। अगले टी सेकंड में अगले उतनी टाइम चलने को मिल रहा है लेकिन हमें फास्ट होके चल रहा है, बॉडी फास्ट हो गया होगा तो ज्यादा चलेगा। फिर फर्दर आप और देखेंगे तो और फास्ट हो गया होगा तो और फास्ट चलेगा, और ज्यादा चलेगा। फर्दर और देखेंगे तो और फास्ट हो गया होगा और ज्यादा चलेगा। तो वो रेशियो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप कर लेंगे मेरे ख्याल से। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम बाय बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टार। तो ये 1:3:5:7 आएगा बिकॉज रेस्ट से बॉडी को छोड़ा गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th and 3rd सेकंड। 4th और 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस वो चली। तो हमें रेशियो याद है कि भाई फर्स्ट सेकंड में अगर वो x चली होगी तो नेक्स्ट सेकंड में 3x चली होगी, फिर नेक्स्ट सेकंड में 5x चली होगी, नेक्स्ट में 7x चली होगी। तो ये फर्स्ट सेकंड हो गया, ये सेकंड सेकंड हो गया, ये 3rd सेकंड हो गया, या 4th सेकंड हो गया। तो 4th सेकंड अपॉन 3rd सेकंड करना है तो 4th सेकंड मतलब आपका आंसर 7/5 आएगा। 4th सेकंड में वो 7x चलेगी और 3rd सेकंड में 5x चली होगी अगर वो रेस्ट से शुरू हुई है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब। तो यहां पर इसका उत्तर 7/5 है। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर, इट टेक्स t टाइम टू रीच द ग्राउंड, वेयर इज द बॉडी t/2 टाइम आफ्टर द रिलीज। ओके, तो पहले अपन एक टावर बना लेते हैं। ये बन गया टावर और ये मान लीजिए ग्राउंड है। ठीक है, तो यहां से किसी पार्टिकल को अगर हम रिलीज करें मेरे बच्चों, यहां से रेस्ट से, तो कहा जा रहा है कि t टाइम पर वो ग्राउंड पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये ऐसे पहुंच गया। ठीक है, तो कह रहा है कि t/2 टाइम में कहां पर रहेगा, तो मान लीजिए यहां पर रहेगा t/2 टाइम में। तो यहां से यहां तक t/2 टाइम और यहां से यहां तक भी t, मतलब इक्वल टाइम में, ये भी t/2 और ये भी t/2। तो प्यारे बच्चों इस बात को अच्छे से समझना कि इक्वल टाइम इंटरवल है, रेस्ट से छूटा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है g, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा शुरू में वो x रहेगा और उतनी ही टाइम में बाद में 3x रहेगा। तो हम लोग x + 3x इक्वल टू कितना लिख देंगे, h मीटर का ये टावर है, तो यहां से 4x इक्वल टू h आ जाएगा, तो x की वैल्यू h/4 आ जाएगी। तो अगर टॉप से देखें तो ये t/2 सेकंड पर टॉप से h/4 पर है, लेकिन ग्राउंड से 3h/4 पर है, बिकॉज 3x हाइट ऊपर है ना। तो सारे डिस्टेंस ग्राउंड से पूछे गए हैं, तो इसका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा 3h/4 फ्रॉम द ग्राउंड। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम रूफ ऑफ अ बिल्डिंग 18 मीटर हाई एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, when the first drop reaches the ground at the same instant 4 drop begins to fall, what are the distance of second in third drop from the roof। रूफ से डिस्टेंस बताना है। ठीक, तो मैं फिर से देखिए, ये रूफ टॉप का हाइट लेवल है और यहाँ पे 4 ड्रॉप है, 1 2 3 4 है ना। तो नंबरिंग करें तो फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप और फोर्थ ड्रॉप ये है, और ये इक्वल टाइम इंटरवल पे गिर रहे हैं। और ये जो हाइट है वो 18 मीटर की हाइट है। कितनी मीटर की हाइट है, 18 मीटर की। तो कह रहा है कि पहला ड्रॉप जब ग्राउंड पे गिरा उस टाइम पे फोर्थ ड्रॉप चालू होने वाला है गिरना। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि तीसरा ड्रॉप ऑलरेडी गिर चुका होगा, कहीं यहाँ रहेगा, और दूसरा ड्रॉप उससे पहले गिरा होगा वो यहाँ कहीं रहेगा। ओके, तो और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है बताइए, ये डिस्टेंस है 18 मीटर। तो क्वेश्चन ने पूछा कि रूफ से सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप कितनी कितनी हाइट पे। तो हमें पता है कि भाई इन सबका u 0 था और सबका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम गैप है वही टाइम गैप इसके बीच का है और वही टाइम गैप इसके बीच में है। इनके टाइम का गैप क्या है, सेम। तो ये जो डिस्टेंस होगा, अगर ये x होगा तो ये होगा 3x और ये होगा 5x। तो अगर मैं x + 3x + 5x को जोड़ूं
तो x प्लस 3x प्लस 5x को इधर इधर जोड़ते हैं। 3x प्लस x प्लस 3x प्लस 5x, अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये कितना आएगा बताइए? ये आएगा 18। इसका मतलब ये हुआ कि 9x इक्वल टू 18। इसका मतलब कि x की वैल्यू 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो जो थर्ड ड्रॉप है वो 2 मीटर नीचे रहेगा, और x प्लस 3x मतलब 4x ना, तो सेकंड ड्रॉप 4x मीटर नीचे है, और तो 4x मतलब कि 4 दूनी 8 मीटर। तो अब देखेंगे कि ये इसका उत्तर होगा। इसमें पहले सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप की पोजीशन बतानी, तो सेकंड ड्रॉप यहां से यहां तक कितना रहेगा बताइए? 8 मीटर और 2 मीटर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में रेशियो ऑफ टाइम टेकन का क्वेश्चन करते हैं। देखिए रेशियो ऑफ टाइम टेकन में अभी इसमें भी 2 केसेस रहेंगे कि 0 से h हाइट, 0 से 2h हाइट, 0 से 3h हाइट, 0 से 4h हाइट में कितना टाइम लगेगा गिरने में। तो आप अगर देखेंगे टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम 0 टू h, अगर t0 टाइम लग रहा है तो 0 से 2h गिरने में √2 t0 लगेगा, 0 से 3h गिरने में √3 t0 लगेगा, 0 से 4h गिरने में √4 t0 लगेगा। और ये बहुत ही आसानी से आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हैं, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर से। और वो रिजल्ट मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख दिया, आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम 0 टू h t0 है √2h/g। टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम 0 टू 2h कितना रहेगा? 2 टाइम्स √2h/g, तो ये √2 टाइम्स t0 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अगर मुझे इनका रेशियो निकालना है तो रेशियो होगा 1 रेशियो √2 रेशियो √3 रेशियो √4 रेशियो √5 रेशियो। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। A body falling from height h takes t1 time to reach the ground. A body falling from height h takes t1 time to reach the ground. The time taken to cover the first half of the height is, पहले हाफ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा देखिएगा। तो पहले मैं टावर बना लेता हूं, ठीक है। इसको h हाइट गिरने में कितना टाइम लग रहा है? t1 टाइम। तो बोल रहा है फर्स्ट हाफ गिरने में कितना लगेगा? फर्स्ट हाफ गिरने में कितना लगेगा? तो फर्स्ट हाफ का मतलब है आधा डिस्टेंस, तो आधा मतलब h/2। तो यहां से यहां तक जो गिरने में टाइम लगा होगा ना, अगर ये t0 लगेगा तो ये वाली वैल्यू रहेगी √2 टाइम्स t0, बिकॉज ये इसका स्टार्टिंग का √2 टाइम्स रहेगा। तो t0 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? t1/√2। इसका आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन t1/√2। क्योंकि अभी अभी हमने देखा, आपने ऊपर स्क्रीन पे जब मैंने बताया था तो आपने देखा ही होगा कि स्टार्टिंग के h हाइट गिरने में जो टाइम लगता है और उससे डबल डिस्टेंस जो टाइम लगता है, तो स्टार्टिंग के टाइम का √2 टाइम्स ज्यादा यहाँ लगता है। तो यहां से यहां तक का टाइम अगर t0 है और यहां से यहां तक t1, तो t1 कुछ नहीं है, √2 टाइम्स t0 है। तो हमें t0 निकालना था, इसका आंसर t1/√2 होगा। अब रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग इक्वल सक्सेसिव डिस्टेंस, तो ये वाला भी देख लीजिए। अगर स्टार्टिंग के एज डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगा अपॉन नेक्स्ट एज डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगा, फिर नेक्स्ट एज डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगा, और उसको बहुत ही आसानी से स्क्रीन पे सब कुछ मैंने लिख दिया ऑलरेडी। तो अगर यहां से यहां तक t0 है और यहां से यहां तक √2 t0 है, तो ये तो हो गया t0, लेकिन ये वाला जो टाइम रहेगा वो रहेगा √2 t0 माइनस t0, तो ये हो जाएगा √2 t0 माइनस t0। ये देखिए आप लिखा है। नेक्स्ट वाला हो जाएगा टाइम √3 t0 माइनस √2 t0, और उसका रेशियो कर लें, उसका रेशियो आता है 1 रेशियो √2 माइनस 1 रेशियो √3 माइनस √2 रेशियो √4 माइनस √3 रेशियो √5 माइनस √4, या इसी को अगर एक ऑर्डर पैटर्न में लिखें तो इस 1 को लिख सकते हैं √1 माइनस √0, √2 माइनस √1, √3 माइनस √2, √4 माइनस √3, √5 माइनस √4 एंड सो ऑन। तो देखिए इस बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ईच विल बी। इसका उत्तर सीधे सीधे आप देंगे थर्ड ऑप्शन, √1 रेशियो √2 माइनस √1 रेशियो √3 माइनस √2, है ना। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट से फोर्थ डिस्कशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और यहां पर क्या है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इतना बस दिया है, वैल्यू मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम, हम केवल ये जानते हैं कि वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बस दी है, बस वो दी है। तो यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन आप इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हो। एक तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी वो, हाफ डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी होगी वो, या हाफ टाइम पे क्या वेलोसिटी होगी वो। देखिए तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। इसको हम लोग है ना इक्वेशन से डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी, एक मिनट को, ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर बाई टाइम। तो टाइम से टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल, टाइम से टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर नीचे ये बन जाएगा u प्लस हाफ at, फिर 2 का अगर आप एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 2u प्लस 80। इसको आप लिख सकते हैं u प्लस 80 डिवाइड बाई 2, और u प्लस 80 मतलब v होता है,
तो बन जाएगा u प्लस वी बाई टू। ये वेक्टर रिलेशन है तो आप इसमें वेक्टर लगा लीजिए। तो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई टू। मुझे नहीं जानना यार कि कितना एक्सेलरेशन, मुझे नहीं जानना कितने देर तक चल रहा है, मुझे नहीं जानना कितना डिस्टेंस चला, मुझे बस पूछ लिया एवरेज वेलोसिटी बताओ इस जर्नी की। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई टू कर दीजिए, आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। वैसे ही मान लीजिए कोई जर्नी चल रही है ऐसे, ठीक है, कोई जर्नी चल रही है और आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये पता है कितना है मालूम नहीं, और आपको हाफ डिस्टेंस पे मिडिल पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। तो मिडिल वेलोसिटी निकालनी है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू। अभी इसका मैं डेरिवेशन यहाँ पे करके दे सकता हूँ, वो भी 4-5 लाइन में हो जाएगा, लेकिन फिर वही है कि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी और फिर आप लोग लाइक नहीं करोगे। चलिए फिर भी कर देता हूँ। देखो यहाँ पर की वेलोसिटी अगर वी नॉट है, यहाँ पर की वेलोसिटी अगर वी नॉट है तो कैसे निकालेंगे? अच्छा एक मिनट रुको ना, इसका डेरिवेशन तो मैं कर देता हूं बट उसका रिजल्ट देखो, रिजल्ट देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। जैसे ये टावर है, ठीक है, इस टावर से किसी पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका यू से, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो हाईएस्ट हाइट पे जाकर के रुक जाएगा, हाईएस्ट हाइट पे जाकर के ये रुक जाएगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो मिड पॉइंट है वहां वेलोसिटी निकालनी, मिड पॉइंट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा यू बाई रूट टू। मतलब मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी आ गई डायरेक्टली, क्या किया, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर बाई टू, ये मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी आ गई। या एक मतलब ये हो गया। इसका डेरिवेशन आपको चलो मैं देता हूं कैसे रहेगा, देखिए। तो मिडिल पॉइंट की वेलोसिटी है v, है ना, यहाँ की वेलोसिटी है v, यहाँ की वेलोसिटी है u, और हमें एक ही मतलब वी नॉट निकालना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ के बीच में थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूँ। तो थर्ड इक्वेशन से आप करेंगे ना तो ये आएगा फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स s बाई टू। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर s है तो उसका आधा मतलब s बाई टू। ये यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू टाइम्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एस बाई टू है। ये एक्सेलरेशन सेम रहेगा। अब यहाँ से यहाँ के बीच में मैं इसको फाइनल और इसको इनिशियल मान रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एस बाई टू, दोनों सेम एक्सेलरेशन है तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। आप वी नॉट को इधर ले आइए तो ये बन जाएगा 2 वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू। तो ये मिडिल पॉइंट की स्पीड हो गई। अब इसका यूज देखिए क्वेश्चन में करते हैं। एंड द इंजन ऑफ अ ट्रेन पासेस इन इलेक्ट्रिक पोल, ये भी आपके मॉड्यूल्स में रहेगा कहीं ना कहीं, आप सबके मॉड्यूल में रहेगा। एन इंजन ऑफ अ ट्रेन पासेस इन इलेक्ट्रिक पोल विद वेलोसिटी u, with a velocity u, in the last compartment of the train crosses the same pole with velocity v. Then find the velocity with which midpoint of the train passes the pole. Assume acceleration to be uniform. तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक ट्रेन ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये ट्रेन है, यहाँ पे पोल है। तो इस समय पे ट्रेन u स्पीड में है, पूरी ट्रेन। फिर ट्रेन जब क्या कहते हैं पूरी क्रॉस हो जाती है, ऐसे ये पूरी क्रॉस हो जाती है फाइनल, तो उस समय पे इसकी स्पीड कितनी है v, क्योंकि ये बैक पोर्शन v से क्रॉस कर रहा है। तो जब ट्रेन आधी क्रॉस हुई थी मिडिल पॉइंट पे थी, मतलब ये ऐसी थी, ऐसी इस टाइम पर आधी थी, उस समय पे मतलब इसका ये वाला जो हेड है, यहाँ u है यहाँ v है, जो स्पीड इसके हेड की रहेगी, है ना, उस मतलब जिस टाइम पर इसका मिड पॉइंट क्रॉस कर रहा होगा और मिड पॉइंट की जो स्पीड रहेगी वही तो इसकी हेड की भी स्पीड रहेगी इंजन की। तो हम लोग इंजन की स्पीड मिडिल पॉइंट पे निकाल देते हैं और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डायरेक्टली उत्तर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू। इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर ये है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई टू। ये देखो ये पूरा ट्रेन है ना, अगर उसका इंजन की स्पीड यू है तो पूरी ट्रेन की स्पीड यू है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे उसकी स्पीड यू है, जब ट्रेन यहाँ चलेगी तो उसकी स्पीड वी है। तो जब ट्रेन का मिडिल पोर्शन पोल को क्रॉस कर रहा था उसका मतलब है कि उसका जो इंजन है वो पूरा डिस्टेंस के आधा डिस्टेंस पे गया हुआ है, आधा डिस्टेंस पे गया हुआ है। तो उसका हेड, उसका इंजन की स्पीड अगर यू थी और फाइनली वी है तो हाफ डिस्टेंस पे कितनी स्पीड रहेगी, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू। इसका आंसर ये रहेगा डायरेक्ट। फिर एक रिजल्ट जो सारे बच्चों को पता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एनएच सेकंड, कि भाई एनएच सेकंड में कितना डिस्टेंस चलता है, सबको पता है, सारे कोचिंग्स में सारे टीचर्स इसको डिराइव कर देते हैं। तो मैंने जस्ट लिख दिया है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एनएच सेकंड इज नथिंग बट u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, और n है ना, एनएच सेकंड में जो n है वो है। अब एनएच सेकंड का मतलब लेकिन आपको समझना पड़ेगा, एनएच सेकंड का मतलब होता है n माइनस 1 सेकंड से n सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल, n माइनस 1 से n के बीच का टाइम इंटरवल nth। जैसे आप लोग 10th क्लास में जाते हो, 10th क्लास का मतलब क्या हुआ, 9 हो चुका है और 10वीं खत्म होगी, तो 9वीं पास होकर के 9 के बाद से जब तक 10 ना हो जाए तब तक को 10th कहा जाता है। 11th किसको बोलते हैं, 10 हो चुका है, 11 जब कंप्लीट होगा उसके बीच को हम लोग बोलते हैं 11th। वैसे ही 12th किसको बोलते हैं, 11 हो चुका है
12 चल रहा है, जब 12 हो जाएगा तो उसके बीच वाले टाइम को, उस बीच वाली ड्यूरेशन को हम लोग 12th बोलते हैं, बीच वाली क्लास को 12th बोलते हैं, राइट। तो वैसे ही nth का मतलब क्या हुआ, n-1 हो चुका है और n सेकंड होने वाला है, तो n-1 सेकंड से n सेकंड के बीच का जो 1 सेकंड है उसी को nth सेकंड कहा जाता है। और उस nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ a टू n-1। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीन पे देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, है ना। मैंने कहा है nth सेकंड मींस टाइम इंटरवल बिटवीन n-1 सेकंड टू n सेकंड, दैट इज nth सेकंड। तो यहाँ पार्टिकल को रेस्ट से शुरू किया है, तो आप देखेंगे कि वो 0 सेकंड में यहाँ पर है, n-1 सेकंड में यहाँ पर और n सेकंड में यहाँ पर है। तो nth सेकंड का मतलब है कि n-1 सेकंड से लेकर के n सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस चल रहा है, रेड कलर से जो दिखा है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे कि हम लोग कहेंगे कि भाई n सेकंड तक जितना चला माइनस n-1 सेकंड तक जितना चला, तो ये डिस्टेंस अगर हम हटा दें तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो SN अगर आपको निकालना है ना, वो SN में से SN-1 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो SN क्या होगा, UT UN प्लस हाफ एन स्क्वायर, और SN-1 क्या होगा, UN-1 प्लस हाफ एन-1। और इसमें से आपको सबट्रैक्ट करेंगे, अगर अब इसमें से घटाएंगे माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप सबको कोचिंग में ऑब्वियसली करा दिया गया होगा, और उस पर बेस्ड ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन है, बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर कवर्स अ डिस्टेंस 7x इन द लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी। इसको भी दो तरीकों से कर देता हूं, चलिए, है ना। 7x डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी, ये जो 7x है, 7x लास्ट सेकंड, तो आपको वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका 7 टाइम्स, है ना, लास्ट सेकंड में करता है। तो हमें बताना कि कितने टाइम लगा। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट सेकंड में कितना चला होगा, हाफ GT स्क्वायर, ये फर्स्ट सेकंड में चला, इसका 7 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 7x, है ना। ये कौन सा हुआ, जब वो nth सेकंड में चला। आप समझिए फर्स्ट सेकंड में कितना चला होगा, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, अदरवाइज थोड़ा अच्छे से करते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड में कितना चला, हाफ g इंटू 1 का स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड मतलब 1 सेकंड, हाफ g इंटू 1 स्क्वायर, इसका 7 टाइम्स वो चल रहा है अपने लास्ट सेकंड में। मान लीजिए लास्ट सेकंड उसका nth सेकंड है, तो हम लिखेंगे 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ g टू n-1, n सेकंड तक वो चला है। तो यहां से हाफ g से हाफ g कैंसिल हो जाएगा, तो 7 इक्वल टू हो जाएगा 2n-1, तो 2n इक्वल टू हो जाएगा 8, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4 सेकंड। तो ये 4 सेकंड तक चला है, इसका उत्तर होगा 4 सेकंड। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, रेशियो वाले से। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर u 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फर्स्ट सेकंड में वो x चलेगा, सेकंड सेकंड में 3x चलेगा, थर्ड सेकंड में 5x चलेगा, और फोर्थ सेकंड में 7x चलेगा। तो अगर शुरू के एक सेकंड में x चला और आखिरी सेकंड में 7x चला, मतलब ये फोर्थ सेकंड हुआ, मतलब 4 सेकंड। इसका उत्तर आपका 4 सेकंड होगा। अगर शुरू के एक सेकंड में x गया है तो फोर्थ सेकंड में 7x गया होगा। उसी तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद ये लेक्चर हम खत्म कर देंगे। A particle is dropped from top of a tower. The distance covered by it in the last 1 second is equal to that covered by it in the first 3 second. पहले 3 सेकंड में वो जितना चला उतना वो अपने लास्ट सेकंड में चला है। पहले 3 सेकंड में चला उतना ही लास्ट सेकंड में चला। तो पहले 3 सेकंड में कितना चला होगा, हाफ g इंटू 3 का स्क्वायर, इतना ही चला है वो अपने लास्ट सेकंड में, लास्ट 1 सेकंड में। तो लास्ट सेकंड में चला है तो हम लिखेंगे हाफ g, मान लीजिए n सेकंड तक चला हो तो जगह 2n-1, तो हाफ g से हाफ g कैंसिल, 3 3 9 इक्वल टू 2n-1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5 सेकंड। ठीक है, n की वैल्यू 5 सेकंड आ जाएगी। तो 5 सेकंड की जर्नी है, तो 5 सेकंड में कितना गिरा होगा, हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर, तो g की वैल्यू है 10 और टाइम का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, 2 1 2 2 5 6 10, तो हाइट आ जाएगा 125 मीटर। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि यहाँ जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, जो रिजल्ट बताया, बहुत काम के रिजल्ट है। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको ना कोई ये बोल सकता है कि यार इतने सारे रिजल्ट, यार रिजल्ट बहुत सारे नहीं है, 3 4 5 ही रिजल्ट्स हैं, और आपकी काइनेमेटिक्स चैप्टर का एक बड़ा पोर्शन कवर कर रहे हैं। जब मैं अपने टीचिंग करियर की शुरुआत में था तो मुझे लगता था यार कि कुछ बेसिक इक्वेशन बस याद कर लो, उससे काम हो जाता है। तो उससे काम तो हो जाता है, और मैं इन सारे चीजों को अवॉइड करता था कि बच्चों को रिजल्ट बताया जाए। लेकिन रियलिटी जब मैं सोचा कि मैं कोच हूं और स्टूडेंट को मुझे प्रिपरेशन कराना है एग्जाम के लिए, और एग्जाम में इनका टाइम बहुत कीमती है, तो मुझे कुछ ना कुछ उनको इस तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा, ऐसा बताना पड़ेगा, कुछ गाइड करना पड़ेगा कि वो टाइम बचा पाए। तो जो रिजल्ट्स हम बता रहे हैं वो फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर आप करते हैं, बहुत बार सिचुएशन आएंगे। तो इन रिजल्ट को हम ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट, इनका डेरिवेशन भी होता है, डेरिवेशन एक बार कर लेंगे, एक बार सीख लो,
लेकिन इन रिजल्ट को ऐसे रिजल्ट ही क्वेश्चन यूज करिए ताकि आपका टाइम बचे। जैसे मान लो, खुद सोचो, किसी पार्टिकल को मैंने इनिशियल वेलोसिटी सपोज करते हैं 40 मीटर पर सेकंड से फेंका। एक मतलब आप 4 5 10 सेकंड के अंदर 4 आंसर कर पाएंगे। 40 मीटर पर सेकंड से फेंका। अब आप सोचो, आपको मैं बोलूंगा कितने सेकंड में हाईएस्ट हाइट में गया, तो तुरंत बोल दोगे 4 सेकंड। कितने टाइम में ऊपर से नीचे आया, बोल दोगे 4 सेकंड। तो टोटल कितना हुआ, 8 सेकंड, बोल दोगे।